आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले 5 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है राणा सांगा और बाबर के ऊपर। तो इतिहास की भी पृष्ठभूमि मेरी रही है, तो इसलिए उसकी एक दार्शनिक व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है उस वीडियो के अंदर, और उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। जब YouTube में हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube क्या करता है, स्कैन करता है उसको, यानी प्रोसेसिंग करने लगता है, टाइम लेता है उसमें। फिर उसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद तब फिर वो ओके हो जाता है वीडियो, फिर उसे अपलोड किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम कोई वीडियो देखें तो प्रयास यही रहना चाहिए, हो सकता है समय की उपलब्धता ना हो तो उसको पूरा ही देखें, क्योंकि आपके सामने जो भी वीडियो प्रस्तुत किया जाता है चुन करके ही प्रयास रहता है। जैसे अष्टांग योग के बारे में देखिए, एक बेहतर एक दर्शन इतना कम समय में संभव हो सकता है, उसे आपके सामने रखने की कोशिश थी और वो भी अपलोड किया जा चुका है। तो बाबर और राणा सांगा के बारे में, बाबर के जीवन के बारे में थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए बताया है। और सारी चीज़ें ऐसे मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण से रखी गई, उसमें तथ्यात्मक जानकारी, ताकि कम समय में हम सारे पक्षों को आसानी के साथ जान करके फिर अपनी प्रोसेसिंग पावर से चीज़ों का आकलन करें, फिर वहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यानी हमारी आंतरिक क्षमता, जो आत्मबोध की प्रक्रिया है, वो कैसे होगी? वो होगी प्रोसेस करने से। हम खुद आकलन करके चीज़ों को जान लेंगे कि हाँ, अगर डेटा सही है, सही जानकारी रखी गई है, तब जा कर के फिर हम खुद अपनी शक्ति से बहुत सारी बातें उसमें छुपी हुई, जैसे कि 1514 से लेकर के 1519 तक यही बाबर ने क्यों तोपखाने में अली कुली खां को नियुक्त किया, शुरू में क्यों नहीं किया था? बहुत सारी बातें उसमें छुपी हुई हैं। तो ये वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, और हफ्ते में एक दिन, किसी दिन विचार ऐसा रहेगा जो भी अच्छे टॉपिक होंगे, जो कि इतिहास को दर्शन की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सके, क्योंकि फिलॉसफी का चैनल है तो प्रयास ये रहेगा। आज चेतना के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं, तो देखेंगे। इसमें बहुत सारे विचारक हैं, जैसे कांट हैं, बर्ट्रैंड रसेल को भी रखा हुआ है, हेगल की विचारधारा को रखा है, देकार्त की विचारधारा है। इसी तरीके से अद्वैत वेदांत यानी वेदांत दर्शन में क्या माना जाता है। तो चेतना को कवर करने का प्रयास है, हम जान सके कि चेतना है क्या। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब, मैकेनिक्स के हिसाब से भी देखेंगे, आधुनिक जो विज्ञान है हमारा, उससे भी देखेंगे क्या माना गया है। तो प्रयास ये है कि संक्षेप में चीज़ों को रख दिया जाए। डैनियल डेनेट क्या कहते हैं, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर सार रूप में रखने का प्रयास है। तो चेतना क्या है, इसके बारे में हम देखें कि चेतना की उत्पत्ति पर देकार्त का विचार जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, तो बताते हैं, देकार्त जो है वो बताते हैं चेतना के बारे में कि चेतना जो है वो आत्मा से जुड़ी होती है, आत्मा का गुण है। वो आत्मा और शरीर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। देकार्त बताते हैं कि पीनियल ग्लैंड की वजह से आत्मा शरीर के साथ जुड़ी रहती है, और पीनियल ग्लैंड की वजह से क्या होता है कि चेतना का प्रवाह आत्मा से शरीर में हो जाता है। तो देकार्त के अनुसार वो ये मानते हैं कि जो चेतना होती है वो आत्मा का गुण होती है, यानी शरीर से संबंधित नहीं होती है। तो इसका अर्थ है कि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा और ये भौतिक शरीर में संपर्क होता है। और कैसे संपर्क होता है, तो एक ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, जिसको कि पीनियल ग्लैंड कहते हैं, उसको उत्तरदायी बता देते हैं, और ये बताते हैं कि जो मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो ये आत्मा का गुण बता देते हैं देकार्त। तो हमने देकार्त के अनुसार ये देख लिया कि चेतना भौतिक नहीं होती है, अभौतिक होती है, यानी आत्मा से जुड़ी होती है। ये बात हमारे समझ में आ गई। वेदांत दर्शन के अनुसार हम देखें कि वेदांत दर्शन में क्या माना गया है, यानी चेतना को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार चेतना जो है वो आत्मा का धर्म है। यानी हमको लगता है कि वो माया से उसकी उत्पत्ति होती है चेतना की, लेकिन चेतना ब्रह्म का अंश है। यानी आत्मा क्योंकि ब्रह्म का अंश है, तो ऐसे में ब्रह्म को सच्चिदानंद सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है वेदांत दर्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि चेतना आत्मा से संबंधित होती है, शरीर का गुण नहीं है। शरीर तो मायाजन्य भौतिक माना गया है। और शंकराचार्य तो बताते हैं कि ये जो पूरा संसार है, ये संसार जो है वो प्रतिबिंबात्मक है, आभासिक है, विवर्त है। जैसे रेगिस्तान में हमको जल दिखाई पड़ता है, ये वास्तविक संसार नहीं है। तो अब प्रश्न उठेगा कि संसार वास्तविक क्यों नहीं है। तो इसके लिए शंकराचार्य बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो ऐसे में अगर हम इस संसार को ब्रह्म का तात्विक परिवर्तन मान लेंगे, जैसे दूध से दही की उत्पत्ति होती है, तो इस संसार के अंदर विकार दिखाई पड़ेगा, विकासवाद की प्रक्रिया चल रही है, मृत्यु और जन्म दिखाई पड़ रहा है। जबकि जो ब्रह्म की सत्ता है वो ऐसी नहीं है। जो भी चीज़ ब्रह्म से संयुक्त हो जाएगी तो फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। वो अपरिवर्तनशील सत्ता है और संसार में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए इस जगत को वास्तविक नहीं बताया है, प्रतिबिंबात्मक बताया है।
और आत्मा की जहाँ तक बात है, ये शरीर हमारा भौतिक है, ब्रह्म ने माया के माध्यम से, माया एक शक्ति है ब्रह्म की, और माया शक्ति ब्रह्म को अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है। तो ये संसार हमको दिखाई पड़ने लगता है। ये संसार वास्तविक नहीं, वास्तविक सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है। तो इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार, यानी वेदांत दर्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो चेतना जो है वो आत्मा से संबंधित है, शरीर से नहीं संबंधित है। अब कैसे इस शरीर के अंदर चेतना का प्रवाह हो जाता है, बताया कि अंतःकरण में, यानी हृदय के अंदर जो है वो आत्मा आ जाती है। जैसे कि एक लालटेन में लौ जलने लगती है और पूरी लालटेन जो है वो प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार से अंतःकरण में आत्मा आ जाती है, उसकी शक्ति शरीर को मिलने लगती है और ये शरीर संचालित हो जाता है, जैसे घड़ी में सेल लग जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे शरीर के अंदर चेतना का प्रवाह चलने लगता है और शरीर संचालित होने लगता है। जब ये आत्मा निकल जाती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये वेदांत दर्शन के अनुसार हमने समझ लिया कि चेतना जो है वो ब्रह्म से संबंधित है, यानी ये शरीर से संबंधित नहीं है। डैनियल डेनेट के अनुसार देखते हैं वो क्या बताते हैं। वो बताते हैं कि चेतना मस्तिष्क की प्रक्रिया का परिणाम है, यानी चेतना को मस्तिष्क से जोड़ देते हैं डैनियल डेनेट। क्या कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स आपस में जटिल नेटवर्क बनाते हैं और इसी नेटवर्क की गतिविधियों से चेतना उत्पन्न हो जाती है। न्यूरॉन से संबंधित कर देते हैं, यानी भौतिक तत्व को ही मान लेते हैं, मस्तिष्क को बताते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर से ही आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, उससे ही चेतना का जन्म हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि न्यूरॉन्स को जो है वो चेतना की उत्पत्ति का कारण बता देते हैं डैनियल डेनेट, यानी चेतना मस्तिष्क से पैदा होती है। डेनेट का मल्टीपल ड्राफ्ट मॉडल जो है बताता है कि हमारा मस्तिष्क अलग अलग स्तरों पर कई प्रक्रियाएं एक साथ चलाता है। इनमें से कोई एक प्रक्रिया विशेष नहीं होती, बल्कि ये सब मिलकर एक निरंतर प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बनाती हैं, जिससे हम चेतना मानते हैं। कहने का अर्थ है कि अलग अलग जो घटक तत्व होते हैं मस्तिष्क के अंदर, उनके सब के सम्मिलित प्रयास से चेतना की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने देख लिया कि इनमें से कोई एक प्रक्रिया विशेष नहीं होती, बल्कि ये सब मिल करके एक निरंतर प्रवाह बनाते हैं, जिसे हम चेतना मानते हैं। तो ये हमने देख लिया कि मस्तिष्क डेनेट के अनुसार चेतना किसी आत्मा या अलग तत्व की वजह से नहीं, बल्कि मस्तिष्क के जटिल न्यूरल पैटर्न और सूचना प्रसंस्करण की वजह से उत्पन्न होती है। चेतना सिर्फ एक उभरती हुई प्रक्रिया है, ना कि कोई रहस्यमय सत्ता। ये उत्पन्न होती है मस्तिष्क के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो डेनेट के अनुसार अब देख लिया कि मस्तिष्क ही चेतना की उत्पत्ति का केंद्र होता है, और ये बता दिया कि ये जटिल न्यूरल पैटर्न जो होते हैं और सूचना प्रसंस्करण की वजह से अलग अलग प्रकार की सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में बाहर से जाती रहती हैं। उनके ऊपर न्यूरॉन्स प्रतिक्रिया करते हैं, उनको जो है स्कैन करते हैं, और हम कह सकते हैं कि प्रसंस्करण की प्रक्रिया चलने लगती है, जांचा परखा जाने लगता है। उसी जांचने परखने में चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। तो बाह्य सूचनाओं के आधार पर, मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर चेतना की उत्पत्ति होती है। ये डेनेट के सिद्धांत में बात स्पष्ट हो रही है, वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम क्वांटम ब्रेन थ्योरी और चेतना के संबंध को देखेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। ये थ्योरी कहती है कि मस्तिष्क चेतना का उत्पाद नहीं है। क्वांटम ब्रेन थ्योरी, यानी जो चेतना, ये मस्तिष्क चेतना का उत्पाद नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करने वाला एक रिसीवर है। जैसे रेडियो तरंगे डिवाइस द्वारा पकड़ी जाती हैं, यानी बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही चेतना है। चेतना बाहर से रहती है, बाह्य तत्व है, बाहर है, उसका व्याप्ति है, और वहीं से वो रिसीव कर पकड़ने का काम मस्तिष्क के द्वारा कर लिया जाता है। तो इसमें भी ये बात बता दी गई है कि चेतना जो है वो मस्तिष्क के अंदर से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि बाहर से उसको ग्रहण किया जाता है। तो मस्तिष्क चेतना का उत्पाद नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करने वाला रिसीवर है। फिर देखें, भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज और न्यूरोसाइंटिस्ट स्टुअर्ट हेम्ब्रोफ जो है ना, ये सिद्धांत दिया कि चेतना मस्तिष्क में मौजूद माइक्रोट्यूबल्स के भीतर होने वाली क्वांटम घटनाओं से उत्पन्न होती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बता रहे हैं कि ये भीतर होने वाली क्वांटम घटनाओं से उत्पन्न होती है। बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है ये, अंदर से हम इसे जान नहीं सकते, इतने सूक्ष्म स्तर पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये हमने देख लिया कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं के भीतर होने वाली, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर होने वाली क्वांटम घटनाओं से उत्पन्न होती है। तो क्वांटम कह सकते हैं कि जो क्वांटम घटना है उसी के माध्यम से चेतना उत्पन्न होती है।
ये बात आपके न्यूरोसाइंटिस्ट स्टुअर्ट हेमरोफ ने ये सिद्धांत, और रोजर पेनरोज का ये सिद्धांत है, जो वही क्वांटम घटनाओं को ही चेतना की उत्पत्ति का कारण बता देते हैं। डेविड चैमर्स जो है वो क्या बताते हैं, मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे द्रव्यमान या गुरुत्वाकर्षण, हर कण में एक न्यूनतम स्तर की चेतना हो सकती है। तो ये हमने देख लिया कि ये ब्रह्मांड से संबंधित इसको कर देते हैं डेविड चैमर्स, और बताते हैं कि ये जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है तो हर कण में एक न्यूनतम स्तर की चेतना हो सकती है। तो ये हमने समझ लिया कि ये भी कहीं ना कहीं क्या बता देते हैं कि ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण इसको घोषित कर दिया है, पूरे ब्रह्मांड में ही चेतना की व्याप्ति होती है। फिर देखें आगे क्या बताया जा रहा है, बता रहे हैं कांट के अनुसार चेतना सिर्फ भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह एक ट्रांसेंडेंटल संरचना है जो अनुभव को संभव बनाती है। यानी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सिर्फ भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इंद्रियातीत होती है। हम समझ नहीं सकते कि जो न्यूमेनांस होते हैं वो उनका स्वरूप क्या होता है, बस ये है कि बुद्धि उसको रिसीव कर लेती है और चेतना की उत्पत्ति होती है। यानी चेतना पूरी तरीके से मस्तिष्क से संबंधित नहीं होती है। बता रहे हैं कि चेतना सिर्फ भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह एक ट्रांसेंडेंटल संरचना है, इंद्रियातीत हम कह सकते हैं कि हम इसको जान नहीं सकते, जो अनुभव को संभव बनाती है। यानी यही जो चेतना होती है हमारे अनुभव को संभव बनाती है। अगर ये चेतना न हो, बाह्य तत्व से आती है, बाहर से आती है, हम नहीं जान सकते कहाँ से आती है, लेकिन जब ये आ जाती है उसी वजह से हमारे अनुभव संभव हो पाते हैं। तो हमने देखिए कि ट्रांसेंडेंटल इसको संरचना को घोषित कर देते हैं, बाह्य तत्व घोषित करते हैं। कांट के अनुसार चेतना को अनुभव के ढांचे के रूप में देखते हैं। यानी कांट जो है वो चेतना को अनुभव के ढांचे में देखते हैं, अनुभव के रूप में देखते हैं, और कहते हैं कि हम वास्तविकता को वैसे नहीं देखते जैसी वह स्वयं में है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे वह हमारी चेतना में प्रकट होती है। यानी जो वास्तविकता है, न्यूमेरॉन्स जो बाहर है, न्यूमेरॉन वो कैसे हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कभी नहीं जान सकते। जैसे कि मिट्टी होती है उससे घड़ा बनता है, तो मिट्टी को तो हम जानते हैं, घड़े को भी जानते हैं, लेकिन बाहर से जो संवेदनाएं आ रही हैं, न्यूमेरॉन्स आ रहे हैं, वो कैसे हम उसको, उसका स्वरूप क्या है, उसको कभी जान नहीं सकते हैं, न्यूमेरॉन को कभी नहीं देख सकते। और जो हमारे अनुभव में जब वो प्रकट होते हैं तो उसका कुछ रूप जो है बुद्धि के द्वारा कर दिया जाता है। यानी बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, ये कांट बता देते हैं। तो फिर हमने समझ लिया कि हम वास्तविकता को वैसा नहीं देखते जैसी वह स्वयं में है, हम उसको जान ही नहीं सकते, न्यूमेरॉन को कभी नहीं जान सकते, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वह हमारी चेतना में प्रकट होती है। ये हमने समझ लिया। तो फिर हेगल के अनुसार क्या बता रहे हैं कि चेतना थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के माध्यम से विकसित होती है। यानी विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं, इसमें एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, उसमें संघर्ष होता है, और फिर एक समपक्ष की स्थिति, यानी कह सकते हैं कि संश्लेषण होता है। फिर दोनों में संघर्ष होने के बाद एक नया तत्व पैदा हो जाता है, और फिर उसके आधार पर चेतना विकसित होती है। तो इसलिए वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया को निरंतर मानते हैं, और चेतना का विकास होता रहता है इस संघर्ष के माध्यम से। चेतना को एक ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार चेतना विकसित होती रहती है और आत्मबोध की ओर बढ़ती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस की अवस्था जो होती है आत्मबोध की, वहाँ जब वो पूर्णता की स्थिति में पहुँचती है तो वो पूर्ण हो जाती है चेतना। लेकिन जब तक वो पूर्ण नहीं होगी तब तक यही पक्ष प्रतिपक्ष के आधार पर संघर्ष होता रहेगा और फिर चेतना का विकास होता रहेगा। तो हमने देख लिया कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के आधार पर चेतना के विकास को संभव बताते हैं। न्यायिक भौतिकवाद, अब रसेल क्या कह रहे हैं, देखिए रसेल का मानना है कि मन और पदार्थ है, यानी बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार मन और पदार्थ दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि ये एक ही मौलिक वास्तविकता के दो अलग अलग रूप हैं। यानी जो मन होता है और जो पदार्थ है अलग चीज़ नहीं है, बल्कि एक ही मौलिक वास्तविकता, फंडामेंटल रियलिटी के दो अलग अलग रूप हैं। चेतना और भौतिक जगत एक ही मूल पदार्थ से बने हैं, लेकिन हमारी समझ के आधार पर वे अलग अलग प्रतीत होते हैं। यानी चेतना और भौतिक जगत, यानी हम उपनिषदों के अंतर्गत अगर जो विभिन्न प्रकार के कोष आ जाते हैं, प्राणमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये जो कोष की बात आ रही है वो चेतना के ही स्तर हैं अलग अलग प्रकार के। तो इसीलिए देखिए बर्ट्रैंड रसेल भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चेतना और भौतिक जगत एक ही मूलभूत पदार्थ से बने हैं, लेकिन हमारी समझ के आधार पर वे अलग अलग प्रतीत होते हैं। चेतना और भौतिकी, यानी रसेल कहते हैं कि भौतिकी केवल बाहरी संरचनाओं और संबंधों को बताती है, लेकिन हमें पदार्थ के अंतर्जात गुण के बारे में कुछ नहीं पता चलता। यानी कुछ
गुण के बारे में कुछ नहीं बताती। चेतना संभवतः पदार्थ के इन्हीं अनदेखे गुणों का एक रूप हो सकती है। तो हमने देख लिया कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिकी है वो बाहरी संरचनाओं और संबंधों को तो बता देती है, लेकिन हमें पदार्थ के अंतर्जात गुण के बारे में कुछ नहीं बताती। चेतना संभवतः पदार्थ के इन्हीं अनदेखे गुणों का एक रूप हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं समय के हिसाब से विद्वानों ने चेतना के बारे में दिया है। तो देखिए फिर आगे चलते हैं। रसेल ने कहा है कि चेतना को सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अधिक गहराई से समझने की ज़रूरत है। भौतिक वस्तुओं के गुण हमें अनुभव के माध्यम से ही मिलते हैं, इसलिए चेतना भौतिक जगत से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। यानी कहीं ना कहीं भौतिक जगत को भी चेतना में सम्मिलित किया है बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। पूरी तरीके से हम इसे आत्मा का जो गुण बताया जा रहा है उसको उस रूप में स्वीकार नहीं किया है। भौतिक जगत के अंदर भी कहीं ना कहीं चेतना को प्रकट करने का या चेतना को अभिव्यक्त करने का कहीं ना कहीं एक रूप है, एक शक्ति भौतिक जगत के अंदर भी है। तो इसलिए बता रहे हैं कि इसे अधिक गहराई से समझने की ज़रूरत है। भौतिक वस्तुएं गुण हमें अनुभव के माध्यम से ही मिलते हैं, कि जो भी भौतिक वस्तुएं गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुभव के माध्यम से हमको मिलेंगे। अनुभूति होगी, चीनी को हम चखेंगे तभी मिठास हमको मिलेगी। इसलिए चेतना भौतिक जगत से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। यानी चेतना का मतलब क्या है? एक आभास होना, एक प्रतीति होना। विभिन्न प्रकार के गुणों का कैसे आभास होता है? कहीं ना कहीं उसमें भौतिक तत्व, मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां शामिल होती हैं। तो इस आधार पर वो भौतिक तत्वों को भी चेतना के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो हमको अनुभव होता है, जो भौतिक अनुभव हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, उसमें भी उसकी भी कह सकते हैं कि भागीदारी है चेतना के अंतर्गत। उनका दृष्टिकोण आधुनिक क्वांटम भौतिकी और पेनसाइकिज्म से मिलता जुलता है बर्ट्रैंड रसेल का। पेनसाइकिज्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के अंदर चेतना व्याप्त होती है और मस्तिष्क भी उसी को मतलब उसको रिसीव करता है। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो मन में भी व्याप्त है, शरीर में भी है। कहने का मतलब चेतना जो है बहुत व्यापक अवधारणा के रूप में पेनसाइकिज्म में स्वीकार की गई है, जहाँ पदार्थ के भीतर चेतना के कुछ मौलिक तत्व मौजूद हो सकते हैं। इन पेनसाइकिज्म के अनुसार ब्रह्मांड में तो चेतना होती है, मस्तिष्क में भी वो संबंधित मस्तिष्क के अंदर भी रहती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो व्याप्त है। तो इस आधार पर एक अलग विचारधारा को स्वीकार करना कि आत्मा अलग है, चेतना अलग है, तो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं चेतना के बारे में दी गई हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं हो पाई है। कांट के अनुसार कांट मानते हैं कि जो न्यूमेनॉन होते हैं, बाहर से आते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है हम ये कभी नहीं जान सकते, और मन के माध्यम से जब वो अनुभव में आते हैं, ग्रहण किए जाते हैं बुद्धि के द्वारा, तो उनको कुछ का कुछ रूप प्रदान कर दिया जाता है। तो ऐसे में वो बताने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं चेतना का रूप भी उन्हीं से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसका प्रकटीकरण, चेतना की अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं शरीर के अंदर होती है। तो शरीर का भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान रहता है। तो अलग अलग प्रकार की विचारधारा हैं, लेकिन माना यही जाता है कि जो वेदांत दर्शन की विचारधारा है, जो विभिन्न प्रकार के कोशों की अवधारणा है, उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जिसमें ब्रह्म को ही माना गया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सच्चिदानंद सत्ता है, वही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप सत्ता है। बाकी जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक नहीं, मायाजन्य है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 108 उपनिषद हैं, तो बहुत व्यापक स्तर पर चिंतन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेदांत दर्शन की जो स्वीकार्यता है, उसी के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि चेतना का जो रूप है वो आत्मा से ही किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, और ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है इसे हम ब्रह्म से संबंधित नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें परिवर्तन हो जाता है, जबकि वो अपरिवर्तनशील सत्ता है। हम इस जगत को ये मानेंगे कि ये जगत जो है कहीं ना कहीं अनुभूति का केंद्र है, कोई ना कोई तो अनुभव करने वाला इस जगत को है, क्योंकि अगर ये जगत है इसका अनुभव करता भी है, और वो जो अनुभव करता है वो इस जगत से अलग होगा, और कहीं ना कहीं वो आत्मा की ही सत्ता है और आत्मा ब्रह्म का अंश है। तो इस आधार पर वेदांत दर्शन की स्वीकार्यता आत्मा के बारे में ज़्यादा मानी जाती है। जो अद्वैत वेदांत दर्शन के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि चेतना आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा से ही संबंधित है। आत्मा से बाह्य के तत्व के रूप में हम चेतना की उत्पत्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जगत वास्तविक नहीं होता है। तो ये आपके सामने चेतना के बारे में अलग अलग एक सिद्धांत था, प्रयास था कि सबके क्या क्या मत हैं कम से कम आ जाए चेतना के बारे में, तो ज्ञान होता है, तो हमारा दृष्टिकोण कहीं ना कहीं खुलता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।